मूवी स्टार्ट होती है और हमें 5000 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक जालिम राजा एक शहर पर हुकूमत कर रहा होता है। एक वो वक्त भी था जब ये शहर आज़ाद हुआ करता था, लेकिन अब एक जालिम बादशाह ने सभी लोगों को अपना गुलाम बना लिया है। ये यहाँ पर ज़मीन की खुदाई करवा रहा होता है। असल में इसको एक ऐसी चीज़ की तलाश थी जो इसे जादुई ताकतें दे सके, जिसकी वजह से ये पहले से भी ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा और ना ये सिर्फ शहर पे बल्कि पूरी दुनिया पे हुकूमत कर सकेगा। असल में जिस चीज़ की इसे तलाश थी इसका नाम अटर्नियम होता है, जिसकी मदद से ये एक ऐसा ताज बना लेगा जिससे इसे सुपरमैन वाली ताकत हासिल हो जाएंगी। एक दिन मामूल के मुताबिक सभी लोग खुदाई कर रहे होते हैं तो उसमें से एक आदमी को वो अटर्नियम पत्थर मिल जाता है, जिसको वो जालिम राजा हासिल कर लेता है और जल्द से जल्द अपना वो ताज बना लेता है, जिसको पहनकर उसे बहुत सारी पावर्स मिलने वाली होती हैं। इसी दौरान हम एक छोटे लड़के को देखते हैं जो कि जुल्म के खिलाफ खड़ा हो जाता है, यानी कि वो जालिम राजा के खिलाफ खड़ा होता है और सभी शहर वालों को समझा रहा होता है कि हमें जुल्म नहीं बर्दाश्त करना चाहिए, हमें जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। जब ये बात उस जालिम राजा को पता चलती है तो वो उस बच्चे को मारने का हुक्म दे देता है और जैसे उसे मारने के लिए तलवार उठाई जाती है वो गायब हो जाता है और एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर बहुत सारे देवता बैठे हुए होते हैं और वो उस बच्चे से कहते हैं कि तुमने हिम्मत करी, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई, हमें अच्छा लगा। अब हम तुम्हें एक ऐसी पावर देते हैं जिससे तुम एक लफ्ज शैजान कहोगे तो तुम्हारे अंदर हम सबकी पावर्स आ जाएंगी और तुम्हारे अंदर इतनी पावर्स आ जाएंगी कि तुम उस जालिम राजा को आराम से हरा सकोगे। वो छोटा बच्चा ऐसे ही करता है, वो जैसे ही शैजाम बोलता है तो उसके अंदर ऐसी पावर्स आ जाती हैं जिससे वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाता है। उसके बाद वो फौरन उस जालिम राजा के पास जाता है जो वहाँ पर अपना ताज पहनने वाला होता है, जिसको पहन के उसे बहुत सी ताकत मिलने वाली होती है। अब जो वो छोटा बच्चा होता है जो शैजाम बोलने के बाद बहुत ज्यादा बड़ा और पावरफुल हो जाता है, वो वहाँ पर आता है और वो इतने गुस्से में होता है कि वो राजा के साथ साथ पूरे शहर को ही तबाह कर देता है और सबको मारने लगता है। इसके बाद हमें 5000 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जो कि प्रेजेंट का सीन होता है और हमें उसी शहर को दिखाया जाता है जहाँ पर एक गैंग ने पूरी तरह से कब्जा किया हुआ था। ये लोगों पर जुल्म कर रहे थे, लूट मार कर रहे थे और पूरे शहर को अपने कंट्रोल में किया हुआ था। असल में इस गैंग का भी एक ही मकसद था, उस ताज को हासिल करना। उस वक्त उस पावरफुल बच्चे ने पूरे शहर को तबाह तो कर दिया था, लेकिन ये ताज अभी भी इसी शहर में यहीं कहीं दफन है। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एड्रियाना होता है। ये भी इसी ताज को ढूंढ रही होती है। एड्रियाना एक आर्कियोलॉजिस्ट होती है, यानी ये वो लोग होते हैं जो हिस्ट्री के बारे में काफी मालूमात रखते हैं। अब एड्रियाना अपने कुछ साथियों के साथ एक गार में जाती है और काफी कोशिशों के बाद इन लोगों को वो ताज मिल जाता है। अब एड्रियाना और सब खुश हो ही रहे होते हैं ताज मिलने की वजह से कि इतने में पता चलता है कि इन्हीं में से एक आदमी जिसका नाम इस्माइल है वो उसी गैंग से मिला हुआ है जिसने पूरे शहर पर कब्जा किया हुआ है। तभी इस्माइल अपने एक साथी को मार देता है और अपने उसी गैंग के लोगों को बुला लेता है और उसी गार में ले जाता है। अब गैंग के सभी लोग एड्रियाना की तरफ गन पॉइंट करके कहते हैं कि हमें ये ताज दे दो, लेकिन जब एड्रियाना नीचे देखती है तो नीचे कुछ वर्ड्स लिखे हुए होते हैं और जब वो पढ़ने की कोशिश करती है तो उसके मुंह से निकल जाता है शज़ैम और उसके बाद वहाँ पर ब्लैक एडम आ जाता है और वो वहाँ पर सभी आए हुए गुंडों को मार देता है। वो सबको इतना मारता है कि कोई भी बच नहीं पाता, जबकि इस्माइल जो गुंडों के साथ मिला हुआ था वो मरने का नाटक करता है, जिसकी वजह से उसकी यहाँ पर जान बच जाती है क्योंकि एड्रियाना ने ब्लैक एडम को जिंदा किया होता है, दोबारा जगाया होता है, इस वजह से वो उसे कुछ भी नहीं कहता। अभी ब्लैक एडम वहीं पर मौजूद होता है कि इतने में गैंग के और भी लोग आ जाते हैं और वो उस पे एक स्पेशल हथियार से हमला करते हैं और ये हथियार उसी अटर्नियम पत्थर से बना होता है जिसका वो पावरफुल ताज बना होता है। और जब इस हथियार से ब्लैक एडम पर हमला किया जाता है तो वाकई में उसे दर्द होता है। ब्लैक एडम उस हमला करने वाले गुंडे को तो मार देता है, लेकिन क्योंकि उसके भी लगी होती है तो फिर वो दर्द की वजह से खुद भी बेहोश हो जाता है। और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि अटर्नियम एक ऐसा मटेरियल है जो ब्लैक एडम की कमजोरी है और इससे इसे मारा भी जा सकता है। ये सब देखकर एड्रियाना बहुत परेशान हो जाती है। वो ब्लैक एडम को अपने घर ले जाती है। अब जब ब्लैक एडम को होश आ जाता है तो वो एड्रियाना के बेटे से मिलता है। वो उसे कहता है कि आप 5000 साल से उस गार में बंद थे और अब हमारा शहर एक गुलामी की जिंदगी बसर कर रहा है। वो गैंग हमें जीने नहीं देता, वो बहुत परेशान करता है, तो आप हमारे लिए एक मसीहा बनकर आए और आप ही हमें उस गैंग से बचाओगे। यहाँ पर ब्लैक एडम को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि 5000 साल पहले ये शहर मेरा हुआ करता था, अब यहाँ पर सब कुछ बदल गया है। इस शहर और इस शहर के लोगों से मुझे कोई मतलब नहीं और इस शहर को बचाने की जिम्मेदारी भी मेरी नहीं है। और ये सब कहकर वो घर से बाहर निकल जाता है और पूरे शहर में घूमने लगता है। इसके बाद हम एक फीमेल लीडर को देखते हैं जिसका काम दुनिया में आने वाले सुपर हीरोज और सुपर विलन्स को रोकने का होता है। इन्हें दुनिया में ऐसे हालात रखने होते हैं कि आम लोगों को कोई मुश्किल ना आए और हमारी जमीन को भी कोई खतरा ना हो। वो यहाँ पर एक सुपर हीरो हॉकमैन से बात कर रही होती हैं। वो उसे बताती हैं कि ब्लैक एडम वापस आ गया है और अगर उसे ना रोका गया तो वो पहले से भी ज्यादा तबाही मचा सकता है। वो बताती हैं कि अगर उसे गुस्सा आ गया या वो पागल हो गया तो उसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा। फिर हॉकमैन उसे पकड़ने के लिए राजी हो
जाते हैं और यहाँ पर वो अपनी एक टीम बनाते हैं जिसमें और भी सुपर हीरोज़ होते हैं और फिर वो सब मिलकर ब्लैक एडम को पकड़ने के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ उस गैंग के लोग अडियाना के घर पर पहुंच जाते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि वो ताज अभी भी अडियाना के पास है। वो उसको लेने के लिए वहाँ पर पहुंच जाते हैं और जैसे ही उसकी फैमिली पे हमला करने वाले होते हैं कि इतने में वहाँ पर ब्लैक एडम आ जाता है, उस फैमिली को बचाता है और उसके बाद उस गैंग के लोगों को मारने लग जाता है। उसकी लड़ाई चली रही होती है कि इतने में वहाँ पर हुकमैन की टीम भी वहाँ पर पहुंच जाती है और वो ब्लैक एडम से लड़ाई करने लग जाती है, लेकिन अभी भी ब्लैक एडम उन सब पर भारी था। उस गैंग के लोग और हुकमैन की टीम दोनों मिलकर भी ब्लैक एडम का कुछ नहीं बिगाड़ पाते और आखिरकार ब्लैक एडम वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जस्टिस सोसाइटी की टीम, जो कि हॉकमैन की बनाई हुई टीम थी, वो एड्रियाना के पास आती है और उससे कहती है कि तुम हमारी मदद करो ब्लैक एडम को पकड़ने में। लेकिन एड्रियाना कहती है कि तुम लोग जब कहा थे, जब हम लोग सब मुसीबत में थे, एक ब्लैक एडम ही था जिसने हमारी जान बचाई है। मैंने तो तुम लोगों को पहले कभी नहीं देखा। फिर हॉकमैन कहता है कि जिसको तुम समझ रही हो कि तुम्हारी हिफाजत कर रहा है, उसने आज से 500 साल पहले भी अपने पूरे शहर को तबाह कर दिया था। और ये लोग आखिरकार एड्रियाना को मनाने में कामयाब हो जाते हैं। वो फिर इन सबको ब्लैक एडम के पास लेके जाती है ताकि ये लोग आपस में बैठकर बात कर सकें और जो भी इन लोगों की लड़ाई है वो आपस में बैठकर हल कर सकें और अपनी इस लड़ाई को खत्म कर सकें। दूसरी तरफ इस्माइल, जो कि एड्रियाना का साथी था, वो उसके घर में दाखिल हो जाता है ताज को ढूंढने के लिए ताकि वो ताज हासिल कर सके। लेकिन काफी ढूंढने के बाद जब उसको ताज नहीं मिलता तो वो गुस्से में एड्रियाना के बेटे को ही उठा के ले जाता है। और फिर एड्रियाना का बेटा कुछ टाइम बाद अपनी मदर को बड़ी चालाकी से कॉल करता है और उसे सब सच बता देता है कि मुझे किडनैप कर लिया गया है और मुझे इस्माइल ने ही किडनैप किया है। और इसकी सारी बातें सुनने के बाद एड्रियाना बहुत परेशान हो जाती है। फिर वो ब्लैक एडम और जस्टिस सोसाइटी की टीम से अपने बेटे को वापस लाने के लिए मदद मांगती है और वो दोनों राजी भी हो जाते हैं और फिर वो दोनों मिलकर उसके बेटे को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। इतने में हुकमैन उस गैंग के 2 आदमियों को पकड़ लेता है और मार कर पूछने पर उसको पता चलता है कि इस्माइल कहाँ है। इस्माइल ने उसके बेटे को बहुत ही सुनसान जगह पे रखा हुआ है जो कि एक रेगिस्तान है। अब जस्टिस सोसाइटी की टीम और ब्लैक एडम जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि उसने उसके बेटे पर गन पॉइंट की हुई है। अब यहाँ पर इस्माइल एक सच बताता है कि वो गैंग जो पूरे शहर में तबाही मचाया हुआ है, मैं उसी गैंग का लीडर हूँ और ये सब मेरे लिए ही काम करते हैं। इस्माइल एड्रियाना से कहता है कि अगर तुम्हें अपने बेटे की जान बचानी है तो ये ताज मुझे दे दो। वो मजबूर माँ अपने बेटे की जान बचाने के लिए वो ताज उसे दे देती है, लेकिन फिर भी इस्माइल उस पर गन चला देता है। और जब ब्लैक एडम ये देखता है तो वो तेज स्पीड से आकर उस बच्चे के सामने आ जाता है और उसकी जान बचा लेता है और फिर इस्माइल को अपनी लाइटिंग से जलाकर मुकम्मल तौर पर खत्म कर देता है। इसके बाद ब्लैक एडम भी हॉकमैन को एक बहुत बड़ा राज बताता है। वो बताता है कि आज से 500 साल पहले जब एक बच्चे ने उस जालिम राजा के खिलाफ आवाज उठाई थी, वो बच्चा मैं नहीं था बल्कि वो मेरा बेटा था। और जब जालिम राजा मेरे बेटे को मारने वाला था तो वहाँ से वो गायब हो गया था। इस चीज को देखकर उस जालिम राजा को और भी गुस्सा आया था क्योंकि वो गायब होने की वजह से तो उसको पकड़ नहीं पा रहा था, इसलिए उसने उसकी फैमिली को यानी कि मुझे और मेरी वाइफ को पकड़ लिया था और हमें बहुत मारा था। इतने बुरे तरीके से मारा गया कि देखते ही देखते मेरी वाइफ वहीं पर दम तोड़ गई और मैं भी तकरीबन मरने ही वाला था कि इतने में मेरा बेटा वहाँ पर आ गया जिसके पास बहुत सारी पावर्स और शक्तियाँ थी, जिसने मुझे सारी वो पावर्स और शक्तियाँ दे दी थी। अब मैं बहुत पावरफुल हो गया था। अभी हम दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि उस जालिम बादशाह के आदमियों ने हम पर फिर से हमला कर दिया था। अब क्योंकि मेरे पास पावर थी तो मैं बच जाता हूँ, लेकिन मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने ही दम तोड़ गया था। अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखकर मुझसे रहा नहीं गया। मैं बहुत ही ज्यादा आग बबूला हो गया था, जिसकी वजह से मैंने उस जालिम बादशाह को और उसके लोगों को तो मार दिया, लेकिन मैं उन पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी मैंने पूरे शहर को तबाह कर दिया। और इसी वजह से वो देवता जिन्होंने मेरे बेटे को शक्तियाँ दी थी, जो शक्तियाँ मेरे पास हैं, वो सब मुझसे नाराज हो गए थे। उनका कहना था कि तुमने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया है, तुमने अपनी शक्तियों को कंट्रोल नहीं किया, जिसकी वजह से उन लोगों ने मुझे कैद कर लिया था, जो कि एक गाड़ थी जिसमें मैं कई हजार साल तक कैद रहा। और फिर जब एड्रियाना ने नाम लिया तो फिर मैं एक बार फिर से जिंदा हो गया। और यहाँ पर ब्लैक एडम को दुख होता है कि पहले भी मेरी वजह से इतनी तबाही हुई थी और अब भी मेरी वजह से इतनी तबाही हो रही है और इतने लोगों की जान गई। अब मैं सरेंडर करना चाहता हूँ, मैं अपनी सारी ताकत तुम लोगों के हवाले करना चाहता हूँ ताकि मुझसे मजीद कोई नुकसान ना हो। उसके बाद ब्लैक एडम शज़ैम का वर्ड बोलता है और फिर से वो एक नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है, यानी अब वो एक नॉर्मल इंसान बन जाता है। अब इसके पास इस वक्त कोई भी पावर नहीं होती और जब तक वो दोबारा से शज़ैम ना बोलेगा उसके बाद पावर्स नहीं आएंगी। और वो हुकमैन से कहता है कि कुछ ऐसा करो कि मैं दोबारा ये वर्ड बोल ही ना सकूं। आखिरकार ब्लैक एडम को पानी के अंदर डाल दिया जाता है और उसके मुंह पर एक ऐसी डिवाइस लगा दी जाती है जिससे वो बोल ही ना सके। ये एक छोटी सी जेल टाइप की होती है जिसमें ब्लैक एडम को बंद कर दिया जाता है। दूसरी तरफ हमें इस्माइल को दिखाया जाता है जो कि मर चुका था और अब वो जहन्नुम में था। इस्माइल को एक बात पहले से ही पता थी कि अगर उसे उस ताज की ताकत को हासिल करना है तो उसे उस ताज को हाथ में लेना होगा और
और उसी वक्त उसे कोई मारे ताकि वो मरने के बाद जहन्नुम में जाए और वो जहन्नुम के डीमन से मिल सके ताकि वो पावर्स हासिल कर सके। क्योंकि इस्माइल को ये सब पहले से ही पता था, इसलिए उसने बड़ी प्लानिंग के साथ ब्लैक एडम को खुद को मारने के लिए उकसाया कि जैसे ही वो एड्रीना के बेटे को मारेगा, ब्लैक एडम उसको बचाने के लिए उसको मारने के लिए आएगा और उस वक्त ताज भी उसके हाथ में होगा। ये सब बातें उसे पहले से ही पता थी और सब कुछ उसकी प्लान के मुताबिक हो रहा था। अब जहन्नुम के डीमन इस्माइल से मिलते हैं और सारी पावर्स उसको दे देते हैं और अब ये पहले जैसा इंसान नहीं रहता, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाता है तो ये दुनिया में आकर सब जगह तबाही मचाने लग जाता है। और जैसे ही जस्टिस सोसाइटी के लोगों को इसके बारे में पता चलता है तो वो इसके सामने आ जाते हैं और काफी देर तक इन लोगों की आपस में लड़ाई चलती रहती है। लेकिन क्योंकि इस्माइल अभी बहुत ज्यादा ताकतवर था, जिसकी वजह से ये लोग सब मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे होते। तभी जस्टिस सोसाइटी के एक और टीम मेंबर जिसका नाम डॉक्टर फेट है, वो अपनी मल्टीपल्स फॉर्म में आते हैं, मुख्तलिफ ताकतों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी इस्माइल को नहीं हरा पाते। और फिर ये लोग समझ जाते हैं कि स्पार्क यानी इस्माइल को ब्लैक एडम के अलावा कोई नहीं हरा सकता। इसलिए फिर वो लोग टेलीपैथी के जरिए ब्लैक एडम से बात करते हैं, उसे बताते हैं कि हमें तुम्हारी हेल्प की जरूरत है और वो लोग यहीं से उसकी काफी हेल्प करते हैं ताकि वो खुद को आजाद करवा सके। वो वहाँ के कई सोल्जरों को मारता है और फिर जब पानी से बाहर आता है तो फिर बाहर आते ही सबसे पहले वो शिज़ैम बोलता है, जिससे उसको ब्लैक एडम की पावर्स मिल जाती हैं और बगैर वक्त जाया किए इस्माइल यानी स्पार्क के पास जाने लगता है। दूसरी तरफ जस्टिस सोसाइटी के लोग अभी भी स्पार्क से लड़ रहे होते हैं और इसी दौरान उनके एक साथी डॉक्टर फेट वहाँ पे मारे जाते हैं। होपमैन भी स्पार्क से लड़ रहे होते हैं, लेकिन वो कुछ ज्यादा कामयाब नहीं हो पाते। इतने में वहाँ पर ब्लैक एडम भी आ जाता है और अब ब्लैक एडम और स्पार्क की यानी इस्माइल दोनों की काफी टक्कर की लड़ाई होती है और फाइट देखने से ऐसा लग रहा था कि ब्लैक एडम ही है जो स्पार्क को हरा सकता है। फिर कुछ ही देर बाद ब्लैक एडम स्पार्क के सर को पकड़ता है और उसके जिस्म के 2 टुकड़े कर देता है, उसे बीच में से फाड़ देता है और उसे मुकम्मल तौर पर खत्म कर देता है। उसके बाद शहर के सभी लोग खुशियां मनाने लगते हैं क्योंकि अब सब ठीक होने लगता है। शहर के सारे लोग ही ब्लैक एडम को अपना मसीहा मानने लगते हैं और वो कहते हैं कि ब्लैक एडम ने हमें और हमारे शहर को बचाया। उसके बाद हम उसी लेडी को देखते हैं जिसने जस्टिस सोसाइटी की टीम को बनाया होता है ताकि वो ब्लैक एडम को रोक सके। वो ब्लैक एडम से कहती है कि तुम्हें इसी शहर में रहना होगा, चाहे तुम इस शहर के लोगों के लिए मसीहा बनो, गार्डनेस बनो या कुछ भी बनो, लेकिन तुम्हें जाना नहीं है इस शहर से, तुम्हें यहीं रहना है। क्योंकि अगर तुम इस शहर से बाहर निकले तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ब्लैक एडम उसे देखता है और कहता है कि मेरा जब दिल चाहेगा मैं जहाँ जाऊंगा, जब दिल चाहेगा जो भी करूंगा, मुझ पे कोई भी हुक्म नहीं चला सकता, मैं अपनी ही मर्जी करूंगा। तभी वो लेडी कहती है कि हाँ शायद तुम ठीक ही कह रहे हो, तुम्हें इस दुनिया में रहने वाला तो कोई भी नहीं रोक सकता, लेकिन मैं किसी ऐसे को जानती हूँ जो इस दुनिया से नहीं है। ब्लैक एडम को गुस्सा आता है और वो स्क्रीन ही तोड़ देता है जिससे वो लेडी बात कर रही होती है। स्क्रीन के टूटने की वजह से हर तरफ धुआं ही धुआं होता है। उस धुएं से बाहर आता है एक सुपरमैन और वो ब्लैक एडम से कहता है कि हमें बैठकर बात करनी चाहिए और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।